हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन व्यवहारवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए आज क्लार्क हल के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो क्लार्क हल के सिद्धांत में बने रहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बहुत रोचक बातें इसमें सामने आएंगी। आज वो चीजें पढ़ेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना पढ़े हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लार्क हल के सिद्धांत से। CL हल का सिद्धांत, CL हल का सिद्धांत पढ़ेंगे जी। सबसे पहले आपको यही बात ध्यान रखना है कि क्लार्क हल का पूरा नाम क्या था जी। क्लार्क हल यानी CL हल का पूरा नाम जो था क्लार्क लियोपोल्ड हल था। क्या था पूरा नाम? क्लार्क लियोपोल्ड हल, और ये अमेरिका के निवासी थे। कहां के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। क्लार्क लियोपोल्ड हल जो है वो कहां के निवासी है? अमेरिका के। जस्ट बात आपको ये भी याद रखनी है कि ये व्यवहारवादी भी थे, यानी व्यवहारवाद को भी मानने वाले थे, व्यवहारवादी, और साथ ही साथ साचर्यवादी थे। व्यवहारवादी व साचर्यवादी, यानी व्यवहारवादी भी हैं तो ये साचर्यवादी भी है। इन्होंने एक बुक का प्रकाशन किया था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के सिद्धांत, ये उनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1915 ईस्वी को हुआ था। 1915 ईस्वी को हुआ। इसी पुस्तक के अंदर क्लार्क हल ने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम है पुनर्बलन या परबलन का सिद्धांत। पुनर्बलन या परबलन का सिद्धांत। दोबारा सुनिए दोस्तों, क्लार्क हल या CL हल का जो सिद्धांत है वो है पुनर्बलन या परबलन का सिद्धांत, जो एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवाद के साथ साथ साचर्यवाद को भी मानते हैं। और इनकी जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार के सिद्धांत, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी। इसी पुस्तक के अंदर पुनर्बलन या परबलन का सिद्धांत दिया हुआ है। ओके, इस पुनर्बलन या प्रबलन के सिद्धांत को इसमें जब दिया गया 1915 ईस्वी में, तो इसमें दो प्रयोग किए गए। यानी इसमें प्रयोग किस किस के ऊपर हुआ है तो याद रखना, प्रयोग हुआ भूखी बिल्ली पर, भूखी बिल्ली व चूहे पर प्रयोग किया है। भूखी बिल्ली व चूहे पर प्रयोग किया है। दोस्तों ये 1915 में जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, 1915 में, इसी सिद्धांत के अंदर संशोधन भी हुए हैं। संशोधन यानी 1930 और 1951 में इसमें क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। 1930 और 1951 के अंदर इसी पुनर्बलन या परबलन के सिद्धांत में सुधार किया गया, संशोधन किया गया। अब बात ये होती है कि ये जो पुनर्बलन या परबलन का सिद्धांत जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये वाला पुनर्बलन या परबलन का सिद्धांत, ये किस पर आधारित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली विशेष बात है वो है थॉर्नडाइक, यानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक व पाउलो के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिए कि सिद्धांत पर आधारित है, तो इसके अंदर थॉर्नडाइक और पाउलो के सिद्धांत का मिश्रण मिलता है। अपन इस बात की पुष्टि करेंगे कि कैसे इसमें पाउलो के सिद्धांत की पुष्टि मिलती है और कैसे इसमें थॉर्नडाइक के सिद्धांत की पुष्टि होती है। हम भूखी बिल्ली पे भी प्रयोग की बात करेंगे और चूहे के ऊपर प्रयोग की भी बात करेंगे। जैसा कि आप पाउलो के बारे में जानते हैं, पाउलो के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पाउलो ने, आपको अच्छे से पता है, इवान पेट्रोविच पाउलो जो रूस के थे, जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते के लार स्त्राव पर प्रयोग किया और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
और इन्होंने जो प्रयोग में बताया था कि जो स्वाभाविक अनुक्रिया जो स्वाभाविक उद्दीपक से होती है, स्वाभाविक उद्दीपक से होती है, वही अनुक्रिया जोड़े गए उद्दीपक से भी अनुबंधित हो जाती है। यानी यहां पे अस्वाभाविक उद्दीपक, जैसा कि घंटी लिया था आपने, अस्वाभाविक उद्दीपक से ये स्वाभाविक अनुक्रिया भी क्या हो जाती है, अनुबंधित हो जाती है। क्या हो जाती है, अनुबंधित हो जाती है। यही सिद्धांत में बताया था किसने, इवान पेट्रोविच पावलोव ने, ईपी पावलोव ने। ये बात थी इवान पेट्रोविच पावलोव की सिद्धांत की। अगर बात करें हम थार्नडाइक के सिद्धांत की, तो थार्नडाइक, एडवर्ड ली थार्नडाइक क्या कहते हैं। अब बात फिर किसकी करेंगे, क्लार्क हॉल ने क्या किया है। एक बार तो हम देखो इसके मिश्रण की बात कर रहे हैं दोनों का, यानी थार्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, तो इन सिद्धांतों के बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान होने चाहिए। अब बात करते हैं एडवर्ड ली थार्नडाइक। एडवर्ड ली थार्नडाइक क्या कहते हैं। एडवर्ड ली थार्नडाइक प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद के सिद्धांत के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उसने क्या बताया, एडवर्ड ली थार्नडाइक क्या कहते हैं कि जो उद्दीपन होता है, यानी उद्दीपक स्टिमुलस, उद्दीपक से ही क्या होती है, अनुक्रिया। यानी इसी उद्दीपक को पाने के लिए बिल्ली ने क्या की थी, अनेक अनुक्रियाएं की थी, और अंत में क्या होता है, इसी उद्दीपक और अनुक्रिया में एक संबंध स्थापित हो जाता है, एक संयोजन स्थापित हो जाता है, और इसी संबंध या साहचर्य से बिल्ली दरवाजा खोलना सीख जाती है। बिल्ली दरवाजा खोलना सीख जाती है। ऐसा कौन कहते हैं, एडवर्ड ली थार्नडाइक। यानी उद्दीपक के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, यहां पे अनुक्रिया हो रही। जब उद्दीपक नहीं होगा तो अनुक्रिया नहीं होगी, ये तो कहता है एडवर्ड ली थार्नडाइक। इसका मानना है कि अगर उद्दीपक होगा तो ही क्या होगी, अनेक अनुक्रियाएं होगी, और जब उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा, तो बिल्ली दरवाजा खोलना या अधिगम करना सीख जाएगी। ये बात थी किसकी, एडवर्ड ली थार्नडाइक की, और ये बात थी इवान पेट्रोविच पावलोव की। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्लार्क लियोपोल्ड हल की। क्लार्क लियोपोल्ड हल अपने सिद्धांत में क्या बताते हैं, यानी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया तो क्या बताया, और चूहे पर प्रयोग किया तो उन्होंने क्या बताया। ओके, इन दोनों बातों को, दोनों प्रयोग को अपन कोशिश करेंगे, इसमें थार्नडाइक से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और पावलोव से, कि कैसे ये सिद्धांत जुड़ा है और कौन सा ये नया नाम, जैसे क्लार्क हल ने जो पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत कैसे नाम दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन क्लार्क लियोपोल्ड हल के पुनर्बलन या प्रबलन के सिद्धांत में किसके ऊपर, भूखी बिल्ली पर प्रयोग क्या किया था। अब देखिए अपन चर्चा करते हैं क्लार्क लियोपोल्ड हल के प्रयोग की। तो क्लार्क लियोपोल्ड हल, इनके बिल्ली के प्रयोग की बात करते हैं कि बिल्ली पर इन्होंने क्या प्रयोग किया था। बिल्ली पर क्या प्रयोग किया, ओके। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में ये दरवाजा है, वैसा ही जैसा कि थार्नडाइक वाले सिद्धांत में था, और इसके अंदर कोई भूखी बिल्ली है, भूखी बिल्ली, और सामने उद्दीपक के रूप में भोजन है, सामने उद्दीपक के रूप में क्या है, भोजन है। अब देखें थार्नडाइक क्या कहते हैं और क्लार्क लियोपोल्ड हल क्या कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो क्लार्क हल तो एडवर्ड ली थार्नडाइक तो ये कहते हैं कि भूखी बिल्ली जैसे ही उस उद्दीपक को देखती है
तो इस उद्दीपक को पाने के लिए अनेक अनुक्रियाएं करती हैं। अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है, यानी संबंध हो जाता है, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध हो जाता है और उससे बिल्ली दरवाजा खोलना सीख जाती है, यानी को नॉर्मल सी बात कही। जबकि क्लार्क क्या कहते हैं? क्लार्क कहते हैं साहब ऐसा नहीं है, यानी बिल्ली ने उद्दीपक के कारण दरवाजा नहीं खोला। ऐसा नहीं कि बिल्ली भूखी थी और उद्दीपक को देखा और दरवाजा खोलना सीख गई, ऐसा नहीं है। तो ऐसा लियोपोल्ड बेहल क्या कहते हैं? लियोपोल्ड हल के द्वारा क्या बात की गई? लियोपोल्ड हल कहते हैं कि बिल्ली के द्वारा अनेक अनुक्रिया तो हुई है, ये बात सही है कि बिल्ली के द्वारा अनेक अनुक्रियाएं हुई हैं, और अनेक अनुक्रियाएं यहां पे बिल्ली ने जो की हैं वो उद्दीपक के लिए नहीं की, यानी भूखी बिल्ली ने जो अनेक अनुक्रियाएं की हैं, ध्यान से सुनिए, भूखी बिल्ली ने जो यहां पे अनेक अनुक्रियाएं की हैं वो उद्दीपक के लिए नहीं की, जबकि भूख के कारण की है। किसके कारण? भूख के कारण, यानी भूखी बिल्ली ने जो अनेक अनुक्रियाएं की हैं वो भूख के कारण की हैं, क्योंकि भूख जो होती है वो अपने आप में क्या है? भूख अपने आप में क्या है? कि चालक है। क्या है? चालक है, अंतर्नोद है या परनोद है। क्या है? चालक, अंतर्नोद या परनोद है। अब भूख के कारण ही क्या करती है? अनेक क्रिया। अब भूख की जो संतुष्टि होगी वो किससे होगी? भोजन से, यानी भोजन इस भूख के लिए क्या है? आवश्यक, यानी भोजन है भूख के लिए आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता, यानी भोजन है बिल्ली के लिए आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता। अब भोजन भूख, यानी भोजन जो है वो भूख के लिए क्या है? कि आवश्यकता है। इस सिद्धांत के उपनामों को मैं स्पष्ट समझाने का कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे इस सिद्धांत के उपनाम पड़े हैं। आप बने रहिए, वीडियो में एक एक बातें सामने रखी जाएगी। जैसे भूख के कारण, अब भूख की संतुष्टि किससे होगी? भोजन से होगी। अब भूख ही क्या है? यहां पे चालक है। दोस्तों यहां पे चालक जो होता है वो एक आंतरिक अवस्था होती है या आंतरिक शक्ति होती है। आंतरिक अवस्था या आंतरिक शक्ति या मानसिक स्थिति होती है। मानसिक स्थिति, यानी भूख आपको पेट से नहीं मानसिक स्थिति से महसूस होती है। तो ये जो मानसिक स्थिति या फिर आंतरिक शक्ति जो भूख है, ये क्या है? चालक है, अंतर्नोद है, परनोद है। ये चालक या अंतर्नोद या परनोद, चालक, अंतर्नोद या परनोद, इससे संबंधित प्रोत्साहन, यानी चालक से संबंधित, भूख क्या है? चालक, चालक से संबंधित, चालक से संबंधित प्रोत्साहन को ढूंढने के लिए, किसके लिए? चालक से संबंधित प्रोत्साहन को ढूंढने के लिए निर्देशित व्यवहार के लिए बाध्य करेगी या बाध्य करेगा। दोस्तों यहां पे सब कुछ आ गया है। इस सिद्धांत के बहुत से उपनाम इसके अंदर आ गए हैं। यानी देखिएगा, भूख जो है वो चालक, अंतर्नोद या परनोद है, और चालक जो है वो संबंधित, यानी भूख किससे मिटेगी? भोजन से। तो भूख, यानी भूख क्या है? चालक, अंतर्नोद, परनोद। तो चालक से संबंधित प्रोत्साहन, और प्रोत्साहन के रूप में क्या है जी? प्रोत्साहन के रूप में क्या है? भोजन है। प्रोत्साहन के रूप में क्या है? भोजन है। और भोजन यहां पे जो प्रोत्साहन के रूप में है ये उसकी एक जैविक आवश्यकता भी है। भोजन यहां पे क्या है? उसकी जैविक आवश्यकता, जैविक आवश्यकता भी है। इसीलिए सिद्धांत को जैविक आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों यहां पे जो भूख है, यानी बिल्ली ने जो अनेक अनुक्रियाएं की हैं वो भोजन को देखकर नहीं की है। बिल्ली ने जो अनेक अनुक्रियाएं की हैं वो भूख के कारण की हैं,
और भूख के लिए जो प्रोत्साहन यानी जो आवश्यकता है वो भोजन है, और भोजन से उस चालक की क्या हो सकती है, संतुष्टि हो सकती है। तो ये जो भोजन है यानी भूख है, ये जो भूख है ये पुनर्बलन का कार्य भी करता है। किसका काम करेगा, पुनर्बलन का कार्य करेगा। कौन, भूख। जब तक भूख शांत नहीं होगी तब तक वो अनुक्रिया करता रहेगा। जैसे बहुत से हैं, जैसे मैं एक बात कहूं आपको, जैसे पानी प्यास लगी है जी, या आपको पानी की आवश्यकता है, किसकी, पानी की आवश्यकता, और पानी की आवश्यकता संबंधित चालक को यानी चालक को क्या जन्म देगी, प्यास को जन्म देगी। और यही प्यास हमें पानी ढूंढने के लिए, क्या ढूंढने के लिए, पानी ढूंढने के लिए बाध्य करेगी। मान लीजिए ऐसा संयोग हो जाए कि जब हमें प्यास लगी हो और हमें पानी की आवश्यकता है और वहां पे कोई भी उपलब्ध साधन नहीं है, हम उन साधनों को ध्यान नहीं रखेंगे कि यहाँ पे कैसे पानी मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यास बुझाने का ही प्रयत्न करेंगे। हमारा व्यवहार जो निर्देशित व्यवहार होगा वो सिर्फ प्यास की संतुष्टि के लिए होगा, चाहे कैसे भी मिल जाए। और यहां पर बिल्ली के सामने जो भूख को मिटाने के लिए जो अनुक्रिया की जा रही है वो सिर्फ उस भोजन को पाना था, और भोजन को पाने में यहां पे भूख किसका काम करता है, पुनर्बलन का काम भी करता है। इसीलिए इस सिद्धांत को पुनर्बलन का, परबलन का, सबलीकरण का सिद्धांत भी नाम दिया गया है। देखिएगा इस क्लारक हल के सिद्धांत में बहुत से उपनाम यहां पे निकलकर सामने आ गए। एक तो है चालक अंतर्नोद परनोद न्यूनता का सिद्धांत, और साथ ही साथ ये जो चालक परनोद या न्यून अंतर्नोद है ये उसको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, यानी उस चालक को जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तब तक वह कार्य करता रहेगा। अब देखिए अपन बात करें कि इसके उपनाम, जैसे एक तो चालक न्यूनता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का या चालक अंतर्नोद का सिद्धांत या परनोद का सिद्धांत। एक मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब तक उस चालक की संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक वो क्या होता है, प्रेरित होता है। तो यानी चालक यहाँ पे मोटिवेट का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। तो परनोद चालक न्यूनता का सिद्धांत भी इसे कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए जैसे ये आवश्यकता की बात करें, क्योंकि भोजन उसके लिए क्या है, आवश्यकता है, और कौन सी आवश्यकता है, जैविक आवश्यकता है। तो इसे आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, यानी भोजन की जब तक पूर्ति नहीं हो पाती, जब तक उसे भोजन नहीं मिलता तब तक वो क्रिया करती रहेगी। ऐसा ही समझाने का प्रयास किया है क्लार्क लियोपोल्ड हल ने। क्लार्क लियोपोल्ड हल ने और क्लार्क लियोपोल्ड हल ने एक बात कही, यानी सारे के सारे सिद्धांत को एक ही शब्द में, एक ही टूक में सारा समझा दिया कि आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया, आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही अधिगम होता है। यानी जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है उसके परिणाम स्वरूप ही अधिगम होता है। क्या बताया, आवश्यकता पूर्ति के परिणाम स्वरूप ही अधिगम होता है, अधिगम होता है। ये किसका हल, किसका कथन है, क्लार्क हल। क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत को, अपने इस प्रयोग को एक ही शब्द में समझाने का प्रयास किया, एक ही वाक्य में समझाने की पूरी कोशिश की। अब देखिए इस सिद्धांत में बात करें, यानी बिल्ली के लिए इस बिल्ली के लिए भोजन क्या है, आवश्यकता है। और भूख नामक जो चालक है, भूख नामक जो चालक है, उस भूख नामक चालक की संतुष्टि भी किससे होगी, इस भोजन से होगी। किससे होगी, भोजन से होगी। इसी क्लार्क लियोपोल्ड सिद्धांत के बारे में बीएफ स्किनर ने एक बात कही थी। बीएफ स्किनर यानी ब्रूहम फ्रेडरिक स्किनर भी इसमें पीछे नहीं रहे, और उन्होंने कहा यह सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत है। यानी यह सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत है। यह सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत है, आदर्श सिद्धांत है।
ये बात कौन कहते हैं? याद रखिएगा, ये बात बीएफए स्किनर कहते हैं। कौन कहते हैं? बीएफए स्किनर। तो ये बात शायद आपको समझ में आई होगी कि ये जो सिद्धांत था, ये जो प्रयोग था, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से थोड़ा पूरक है। प्रयास त्रुटि के सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो सीधे इसके अकॉर्डिंग क्रिया करता है, संबंध शास्त्र से हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि भूख के कारण, चालक के कारण, आवश्यकता के कारण, पुनर्बलन के कारण ही ऐसा होता है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं हम क्लार्क हल के दूसरे प्रयोग की, जो उसने किस पर किया था? चूहे पर किया था। ओके, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट बात करते हैं क्लार्क लियोपोल्ड हल का चूहे पर कैसे प्रयोग था और क्या प्रयोग में उसने समझाने का हमें प्रयास किया है। अब देखिए क्लार्क हल का चूहे पर प्रयोग, चूहे पर प्रयोग, चूहे पर क्या प्रयोग था, कैसे प्रयोग किया चूहे पर? तो दोस्तों इसमें एक टेबल नुमा वर्ग पहली बनाई गई, ऐसी टेबल जैसे। ओके, और इसमें यहां पे चूहे को लिया गया। किसको? चूहे को। अब देखिएगा इसमें क्या था, वो ध्यान से सुनिए। इस प्रकार से रास्ते बने थे उलझन वाले, और यहां पर उन्होंने भोजन रखा, यानी उलझन पेटिका की तरह ही थी ये। ओके, अब इसमें होता क्या है, यहां पे उसने पानी रखा और यहां पे उसने भोजन रखा। इस प्रकार से उलझन पेटिका थी और चूहे को इस उलझन पेटिका में वर्ग पहली में यहां पे रखा गया। अब देखिए चूहे से बात, अब ये चूहा इस टेबल से, इस वर्ग पहली से बाहर नहीं निकल सकता, मतलब एक ऐसे बनाया गया, उसके ऊपर शीशा रखा गया। ओके, अब हम जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि चूहा यहां पे भूखा है, ओके, और यहां पे भोजन है। अब भोजन की सुगंध से, भोजन की सुगंध से, यानी भूखा चूहा भोजन की सुगंध से यहां आगे की ओर बढ़ता रहता है और अंततः भोजन प्राप्त कर लेता है, अंततः भोजन प्राप्त कर लेता है। जैसे उसकी भूख शांत हो जाती है, क्या हो जाती है? भूख शांत हो जाती है। तो दोस्तों यहां पे सुनिए, यानी इस चूहे के लिए भूखा था, पर सुगंध किसका काम कर रही है यहां पे? जी, पुनर्बलन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? पुनर्बलन का काम कर रही है। यही उसको बार बार प्रेरित करती है कि आप इधर से आइए, इधर स्मेल से इधर से आ रही है, तो ये चूहा आगे खिसक करके यहाँ पे भोजन को तक पहुंच जाएगा और अपनी भूख को शांत कर लेगा। अब चूहा वापिस यहाँ आ जाता है। फिर क्या हुआ, जब चूहा यहाँ का आकर के जब बैठ जाता है तो खाना खाने के बाद प्यास जरूर लगती है। अब उसे भूख नहीं है, क्या नहीं है? अब उसे भूख नहीं है और उसे प्यास लगी है। क्या लगी है? प्यास, प्यास लगी है। और प्यास यहां पे क्या है? चालक है। क्या है? चालक। और प्यास नामक चालक के लिए जो प्रोत्साहन है, आवश्यकता है, वो पानी की है। तो क्या करेगा? इसी वर्ग पहली में इधर उधर वो नहीं जाएगा, यानी भोजन की तरफ नहीं जाकर के इधर जाना शुरू कर देगा और वो क्या पी लेगा? पानी पी लेगा। देखिएगा, ये थी किसके अनुसार? क्लार्क लियोपोल्ड हल के अनुसार। इन्होंने भी यहां पे भी चालक और न्यूनता वाली बात समझाने की कोशिश की है। फिर बात ये आपके दिमाग में ये भी तो आ रही है कि पावलोव के सिद्धांत से इसका कैसे संबंध हो गया? जी थार्नडाइक वाली तो ठीक है ना? पावलोव के सिद्धांत से कैसे संबंध हो गया? देखिए, बिल्ली ने अनुक्रिया की, जी अनेक अनुक्रिया की, और उन अनुक्रियाओं का संबंध किससे है? उन अनुक्रियाओं का संबंध चालक से है। जबकि ने की
भोजन से, यानी इस चालक से ही वो क्या हो जाती हैं, अनुबंधित हो जाती हैं, यानी वो अपना व्यवहार सिर्फ इस चालक के अधीन होकर ही करती है। चालक के अधीन व्यवहार, चालक के अधीन होकर ही व्यवहार करते हैं। जैसे आपको प्यास लगी हो तो आप पानी पीने का व्यवहार करेंगे, चाहे आपको कोई खाना पकड़ा है तो क्या कहोगे, नहीं जी मुझे पानी चाहिए। आपको नींद आ रही है, आप थके हो, आपको नींद आ रही है, तो आपको क्या चाहिए, विश्राम चाहिए। क्या चाहिए, विश्राम चाहिए। तो वहां पे क्या है, अनुबंधन ही तो हो रहा है। तो ऐसा ही लियोपोल्ड हल ने समझाने का प्रयास किया। अब क्लार्क लियोपोल्ड हल के सिद्धांत से क्या निष्कर्ष निकलते हैं, निष्कर्ष क्या निकलते हैं, बात है कि इस सिद्धांत की क्या विशेष निष्कर्ष है। देखो, प्राणी की कुछ जैविक आवश्यकता होती है, जी होती है। देखिए ध्यान से सुनिए, क्लार्क लियोपोल्ड हल के सिद्धांत को मोटिवेशन में भी हम पढ़ते हैं, तो इसे मोटिवेशन में आज के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन मोटिवेशन वाली बात भी यहीं पे सारी में समझाने का पूरा प्रयास आपको अभी कर देता हूं। देखो, यानी क्लार्क लियोपोल्ड हल ने इसमें जो निष्कर्ष निकाले कि प्राणी की कुछ जैविक आवश्यकता होती है, और जो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर, यदि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो प्राणी असंतुलन की स्थिति में आ जाता है, तनाव की स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे में क्या करता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, उन आवश्यकताओं के से संबंधित कोई नया चालक जन्म लेता है, यानी संबंधित चालक। जैसे आपको शरीर में पानी की कमी हुई तो ऐसा नहीं कि आपको भूख लगेगी, आपका संबंधित चालक क्या होगा, प्यासी होगी। क्या होगी, प्यासी होगी। इसी बात को मैं समझाने का अब प्रयास करूंगा कि इसमें अभी प्रेरणा में इसको कैसे काम में लेते हैं, यानी अधिगम और मोटिवेशन में अलग अलग नहीं है, एक ही सिद्धांत पढ़ते हैं, एक ही थ्योरी है, अलग नहीं है। ओके, तो अब हम चर्चा करते हैं इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं, क्या विशेष है, क्या तात्पर्य निकल के सामने आता है, ऐसे क्या क्या विशेष हमारे सामने नए तथ्य इसमें सामने आ जाते हैं। अब देखिए, सिद्धांत में हमने सबसे pहले जो बात पढ़ी कि प्राणी की कुछ जैविक आवश्यकताएं होती हैं, प्राणी की कुछ जैविक आवश्यकताएं होती हैं, जैविक आवश्यकताएं होती हैं। तो ये आवश्यकताएं होती क्या है, आवश्यकता किसे कहेंगे, जैसे आवश्यकता हमारी उस परिस्थिति को बोध करवाती है, यानी ये जो आवश्यकता है हमें हमारी उस परिस्थिति का बोध करवाती है जिसके द्वारा हम किसी अपेक्षित व्यवहार क्रिया को करने के लिए बाध्य होते हैं। यानी आवश्यकता किसे कहेंगे, आवश्यकता हमारी उस परिस्थिति को बोध करवाती है, लिख देता हूं कि आवश्यकता हमारी उस परिस्थिति को बोध करवाती है जिसे हम अपेक्षित व्यवहार क्रिया करने के लिए बाध्य करती है, बाध्य करती है। यानी आवश्यकता हमारी उस परिस्थिति को बोध करवाएगी जिसके द्वारा या जिससे हम या जिसके द्वारा हम किसी प्रकार की अपेक्षित व्यवहार क्रिया करने के लिए हमें क्या करती है, बाध्य करती है। जैसे मैं इस बात को कहूं, जैसे हमें खाने की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है। मान लो हमें खाना खाने की आवश्यकता है, तो ये खाना खाने की आवश्यकता किसको जगाएगी, खाने की इच्छा को जगा देती है, खाने की इच्छा जागृत कर देगी, यानी खाने की इच्छा जागृत कर देगी। अगर हम एकांत रहते हैं तो साथियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इन आवश्यकताओं को अगर हम देखें तो ये दो भागों में डिवाइड होती हैं। आवश्यकता को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में। एक तो होती है जैविक आवश्यकता, जैविक आवश्यकता, और एक होती है सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। ओके, कितनी आवश्यकताएं होती हैं, दो प्रकार की, एक तो जैविक आवश्यकता, एक सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। अब जैविक आवश्यकता को हम शारीरिक आवश्यकता भी कह सकते हैं। जैसे
हम थके हैं तो हमें विश्राम की आवश्यकता है। जैसे हमारे थकान के अंदर हमें विश्राम की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? विश्राम की। अगर हम विश्राम कर लेते हैं तो विश्राम के बाद हमें कार्य करने की आवश्यकता है। कह सकते हैं ना, अगर हम जाग जाते हैं तो हमें सोने की आवश्यकता है। ओके, अगर हम सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की बात करें तो ये सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, उपलब्धि संबंधी आवश्यकता, स्नेह या सम्मान संबंधी आवश्यकता। वो कौन सी होंगी? सामाजिक आवश्यकताएं होंगी। दोस्तों, अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो तो व्यक्ति असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। व्यक्ति असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। तो हम इसमें देखो, अभी प्रेरणा में एक बात पढ़ते हैं, M बराबर NDI। क्या पढ़ते हैं? NDI। D क्या है? यहाँ पे चालक है, ड्राइव है। D यहाँ पे ड्राइव है, I यहाँ पे इंसेनेटिव है, इंसेनेटिव, और N यहाँ पे नीड है। क्या है? नीड। अब देखिएगा, इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, जैसे हमें आवश्यकता है, जैसे ऊर्जा की कमी हुई, ऊर्जा की कमी। अगर ऊर्जा की कमी होती है तो भोजन हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। और ये भोजन हमारे लिए आवश्यक है, तो ऊर्जा की कमी हमें किस प्रकार के चालक को जन्म देती है? भूख नामक चालक को जन्म देती है। और चालक आप अच्छे से जानते हो कि आवश्यकता पूर्ति हेतु ये चालक क्या है? आवश्यकता पूर्ति हेतु लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ही क्या है? आवश्यकता पूर्ति हेतु, यानी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है वो ड्राइव होता है, चालक होता है, अंतर्नोद या परिणोद होता है। एक बात ध्यान रखिए कि ड्राइव यहां पे एक मानसिक अवस्था होती है, एक आंतरिक शक्ति होती है, और आवश्यकता के अनुभव के बाद, आवश्यकता के अनुभव के बाद ही चालक जन्म लेता है। किसके बाद है? आवश्यकता के अनुभव के बाद ही चालक जन्म लेता है। अब देखिए, भोजन से ऊर्जा की कमी से भूख महसूस हुई तो भूख यहाँ पे चालक है। अब इस चालक की संतुष्टि जिससे होती है वो कहलाता है प्रोत्साहन। क्या कहलाता है? प्रोत्साहन। चालक की जिससे संतुष्टि होगी वो प्रोत्साहन कहलाएगा। नीड यहाँ पे आवश्यकता है, ड्राइव यहाँ पे चालक, अंतर्नोद परिणोद है। अब भूख की प्रोत्साहन किससे, यानी भूख किससे पूर्ति होगी? भूख की भोजन से। किससे? भोजन से। तो इसके बाद अगर देखें, जैसे शरीर में पानी की कमी हुई तो पानी हमारे लिए क्या है? आवश्यकता है। तो पानी की कमी हमें किस चालक को जन्म देगी? यानी आवश्यकता अनुभव के बाद, यानी पानी की कमी आपने अनुभव की तो कौन सा चालक जन्म लेगा? प्यास। और इस प्यास नामक चालक की जो संतुष्टि होगी वो पानी से होगी। पानी इसके लिए क्या है? प्रोत्साहन है। अगर बात अपन करें इसके बाद, जैसे थकान पे आ जाए। किस पे? थकान। जैसे आपने थकान महसूस किया, थकान महसूस किया, अगर थकान महसूस करते हैं तो आपको विश्राम की जरूरत है। क्या? विश्राम। पर ये थकान नामक जो आवश्यकता जो आपको महसूस हुई है, इससे जो चालक जन्म लेगा वो नींद लेगा। क्या लेगा? नींद। और नींद की पूर्ति किससे होगी? विश्राम से होगी। किससे? विश्राम से। किससे? विश्राम से। अब बात करते हैं जैसे काम, जैसे आप में कामेच्छा की भावना आई, कामेच्छा भावना। अब कामेच्छा भावना की आवश्यकता पूर्ति किससे होती है? जनन से होती है। किससे होती है? जनन से। तो कामेच्छा की भावना के लिए जो चालक जन्म लेगा वो काम जन्म लेगा। और काम की पूर्ति किससे होगी? जनन से होगी। किससे होगी? जनन से होगी। तो इन जैविक आवश्यकताएं, जैसे मुख्य जैविक आवश्यकताएं क्या हैं? जैसे भोजन है, पानी है, आराम है, या नींद है, या भोजन, जैसे एक तो कहें भोजन है, पानी है, विश्राम और जनन। ये जैविक आवश्यकताएं जो होती हैं ये मुख्य प्रभावी जैविक आवश्यकताएं होती हैं।
अगर हम जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये जो चालक काम करता है ये तब तक क्रिया करता रहता है जब तक प्रोत्साहन नहीं मिल जाता। तो चालक यहाँ पे इसमें पुनर्बलन का कार्य भी करता है और चालक की संतुष्टि के लिए यहां पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों अगर हम बात करें इस सिद्धांत के जैसे उपनाम की, उपनाम इस सिद्धांत को अगर हमने अच्छे से पढ़ा हो या अच्छे से समझा हो तो उपनाम हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते, क्योंकि आप सारी की सारी बातें समझ चुके हो। चालक नाम आया है, आवश्यकता नाम आया है, साथ ही साथ ये मोटिवेशन का काम करता है, तो अभिप्रेरणा का नाम भी आया है। अब बात करते हैं अपन इसके बाद इस सिद्धांत के उपनाम विशेष कौन कौन से, वो उपनाम कैसे कैसे पढ़े, इनकी चर्चा अपन अब कर लेते हैं। अब लेते हैं सिद्धांत के उपनाम। सिद्धांत के उपनाम क्या क्या है या इसके अन्य क्या क्या नाम है। देखो एक तो हमने पढ़ा था पुनर्बलन, पुनर्बलन को ही कहते हैं परबलन और परबलन को ही कहते हैं सबलन और सबलन के कारण इसे कहते हैं सबलीकरण का नियम या सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यानी इसको कह सकते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी, यानी पुनर्बलन का सिद्धांत। ओके, अब देखिए इसके बाद पुनर्बलन प्रबलन के बाद किसकी बात हुई थी, चालक को ही हुई थी, तो हम क्या कह सकते हैं, चालक न्यूनता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत कह सकते हैं। परिणोद न्यूनता का सिद्धांत, परिणोद न्यूनता का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, बातें की है। परिणोद न्यूनता, अंतर्नोद न्यूनता, कुछ भी बोलो, एक कह सकते हैं चालक के अंतर्नोद का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, ये बातें हमने पढ़ी है। ओके, अब देखिए क्या इसमें आवश्यकता का नाम नहीं आया, आया। इसमें आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया, जी किया गया, और जैसे आवश्यकता की पूर्ति हो गई उसको शांत हो गया। मतलब आवश्यकता की अगर पूर्ति हो जाती, कमी हो जाती तो वो काम नहीं करता। जैसे नॉर्मल सी बात लू, जैसे आपको भूख लगी है, भोजन की आवश्यकता है तो आप भोजन करेंगे। अब भोजन करने के बाद क्या है, आप जैसे थके हो विश्राम करोगे, विश्राम करने के बाद आप क्या आवश्यकता चाहिए, कार्य करने की, और कार्य करने के बाद क्या, सोने की, और सोने के बाद क्या है, जागने की। ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, आवश्यकताओं का क्रम चलता रहता है। तो इसको हम कहते हैं आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। जी एग्जाम में आ चुका है आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत किसका, क्लार्क हल का है। देखिए एक आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत है, एक आवश्यकता पदानुक्रम या अनुक्रम का सिद्धांत वो अब्राहम मैस्लो का है। नोट लगा के लिख देता हूं, आवश्यकता अनुक्रम या पदानुक्रमी सिद्धांत, ये अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है। आगे पढ़ेंगे इसको अपन, पर हम बात करें आवश्यकता पूर्ति का तो क्लार्क हल का ही है। अब देखो आवश्यकता से और क्या क्या नाम बन सकते हैं, आवश्यकता ह्रास का सिद्धांत, ह्रास का मतलब कमी है। अब आवश्यकता जब पूर्ति हो जाती है तो कार्य नहीं करेगा, शांत हो जाएगा। जैसे मैंने चूहे वाली बात बताई थी, इसी को कह सकते हैं आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। एक ही बात है, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। और हमने बात की थी जैविक आवश्यकता की, तो इसको हम कह सकते हैं जैविक आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत और जैविक आवश्यकता का सिद्धांत। अब बात आती है व्यवहार पे, क्या व्यवहार से संबंधित नाम हो सकते हैं? जी देखो, जब तक वो संचालित व्यवहार करता रहता है जब तक उसके प्रोत्साहन की प्राप्ति ना हो जाए, यानी उस व्यवहार को बिल्ली तब तक करती रही जब तक भोजन नहीं मिला, चूहा भोजन के उस गंध से तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक उसे भोजन नहीं मिल चुका। यानी कहेंगे परिष्कृत व्यवहार सिद्धांत,
प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत। एक नाम क्रमबद्ध भी आता है, क्या आता है? क्रमबद्ध व्यवहार, सतत व्यवहार। क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत, सतत का मतलब लगातार, सतत व्यवहार सिद्धांत यानी तब तक वो उस व्यवहार को संचालित करता रहता है जब तक प्रोत्साहन की पूर्ति ना हो जाए। ओके, इसी सिद्धांत को यथार्थ सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यथार्थ सिद्धांत। और यथार्थ सिद्धांत के बाद इसे गणित निगमन सिद्धांत या गणित निगमन सिद्धांत भी कहा जाता है। गणित निगमन सिद्धांत। ऐसा क्यों? देखो, जब 1951 में इसमें संशोधन हुआ इस सिद्धांत में, तब गणित की 17 परिमेय और 17 उप परिमेय को भी इसमें सम्मिलित किया गया और उनको इसमें बताया गया। तब से इसको गणित निगमन या फिर निगमन सिद्धांत और साथ ही साथ इसे विधिक सिद्धांत भी नाम दिया गया। विधि के सिद्धांत। ओके, क्या दिया गया? विधि के सिद्धांत। अब देखिए, एक बात प्रेरणा की आई थी, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत, ये नाम भी है। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत, ये अभी आपको ध्यान रख लेना है। ओके, शायद समझ में आया होगा। आप अच्छे से देखो, ये सारी बातें नोट करते जाइए, एक एक बातें आपको समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। अब लेते हैं अपन क्लार्क हल के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। ये नाम बहुत इजी है अपने आप ही, क्योंकि अगर आप सिद्धांत सीख गए तो नियम नाम अपने आप उपनाम सीख गए। सिद्धांत को अच्छे से समझो, अच्छे से दोबारा, अगर एक बार समझ में ना आए दोबारा सुनिए, तीसरी बार सुनिए, चौथी बार सुनिए, और फिर इनको नाम आपको उपनाम याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने बताने का प्रयास किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिद्धांत आपको उपनाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा, अब बात करते हैं इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व क्या है। अब देखिए, इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व, देखो, सबसे पहले इसमें आवश्यकता पर बल दिया गया। पता है आपको किस पर बल दिया गया है? आवश्यकता पर बल दिया गया। आवश्यकता पर बल। इस आवश्यकता पर बल देने का मतलब हुआ कि अध्यापक को उनकी बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाया जाना चाहिए। किसको? अध्यापक को बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए। आवश्यकता का मतलब यही है। अब साथ ही साथ बालक जब किसी कार्य को करते हैं तो उसमें समय समय पर उसे सकारात्मक पुनर्बलन भी दिया जाना चाहिए। सकारात्मक पुनर्बलन। दोस्तों, यहां पे एक डाउट पैदा होगी, कई बार आता है कि पुनर्बलन पे सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया? तो करना है स्किनर का। और अगर ये पूछ ले कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो क्लार्क हल करना है। क्या करना है? क्लार्क हल। यानी पुनर्बलन को दोनों ही, क्लार्क हल भी महत्व देते हैं और स्किनर भी महत्व देते हैं, परंतु सर्वाधिक जो महत्व पुनर्बलन को दिया जाता है वो स्किनर के द्वारा दिया जाता है। जबकि इस सिद्धांत का नाम क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत। अब देखिएगा, ये बात लिख देता हूं, सर्वाधिक पुनर्बलन को महत्व दिया तो आंसर होगा बीएफए स्किनर होगा जी। आपका क्या होगा? बीएफए स्किनर। साथ ही साथ जो क्लार्क हल ने बात बताई कि जो भी शिक्षण करवाया जाना चाहिए वो व्यवसायिक शिक्षण पर और उद्देश्यपूर्ण शिक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो इन्होंने व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया। व्यवसायिक शिक्षा पर बल यानी शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसका पीछे कोई ना कोई उद्देश्य हो,
क्या हो, उद्देश्य। तो कहने का मतलब उद्देश्य पूर्ण शिक्षण पर बल। इंपॉर्टेंट है ये बात कि किस मनोवैज्ञानिक ने उद्देश्यपूर्ण शिक्षण पर बल दिया है। और साथ ही साथ किया कहा, एक तो इसमें देखो चालक अंतर्नोद पर भी बल दिया है, चालक अंतर्नोद पर बल, अभिप्रेरणा पर भी बल दिया है, अभिप्रेरणा पर बल यानी मोटिवेशन पर भी बल दिया। साथ ही साथ मोटिवेशन पर बल देने के साथ इन्होंने कहा कि बालक को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो वास्तविक जीवन से जोड़कर दी जानी चाहिए, यानी शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल, शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया जाए। और समय समय पर बालक को अभ्यास करवाना चाहिए, तो अभ्यास पर भी क्या दिया इन्होंने, बल दिया है। साथ ही साथ कहा, जैसा कि पावलो कृत्रिम उद्दीपक की बात करते हैं, यानी कृत्रिम उद्दीपक घंटी से उसका अनुबंधन हो जाता है, तो ये भी कहते हैं कि कृत्रिम प्रोत्साहन दिया न जाना चाहिए। तो कृत्रिम प्रोत्साहन पर भी बल देते हैं, कृत्रिम प्रोत्साहन पर बल। और इसके बाद साथ साथ कहते हैं कि बालक को अगर समय समय पर पुरस्कृत किया जाए तो बालक अधिकतम सीखता है, तो पुरस्कार पर भी बल दिया है। दोस्तों ये सिद्धांत आपको शायद मुझे लगता है 99 100% समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो देखो, एक तो लाइक बनता है, एक शेयर और एक कमेंट जरूर बनता है। अगर आपको समझ में आया और आप देख रहे हो और पढ़ रहे हो और आपको समझ में आया तो आप थोड़ा सा इधर जाइएगा और एक कमेंट और एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।